जब से मेरी बहू 19 से हुई थी उसने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। वो मेरे बेटी से छुपकर मुझे कहती कि माँ जी ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, आप मेरा बच्चा गिरवा दे। और मैं उसे डांटती कि पागल लड़की चुप रहो, तुम क्या बकवास करती रहती हो। मेरी बहू की रंगत सांवली सी हो गई थी, इसलिए मेरा बेटा रोज उसे ब्यूटी पार्लर लेकर जाता। पार्लर वाली मेरी बहू का मसाज, सर की मालिश करती। मेरा बेटा कहता कि ये सब करने से बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। मेरी बहू हर बार रोकर अंदर चली जाती क्योंकि वो मसाज ही नहीं करवाना चाहती थी। मैं बेटे को रोकना चाहती तो वो कहता कि माँ इस मसाज से बच्चे की सेहत अच्छी होगी और माँ की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तब मैं खामोश हो जाती। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी बहू खुश रहे और सेहतमंद बच्चे को जन्म दे, जबकि तो उसमें कोई खराबी न थी। मसाज करने के लिए एक लड़की मेरी बहू को अंदर ले जाती थी, मगर एक अजीब बात थी कि वो लड़की जब बाहर आती तो हर बार अफसोस से कहती कि तुम्हारी बहू तो किसी काम की नहीं है। और जब बहू बाहर आती उसके चेहरे पर खौफ सा होता और मुझे नम होती आंखों से मुझे देखती और खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती। उसकी नजरों में सिकवा होता, जैसे वो कहती हो कि मैं उसकी मदद क्यों नहीं करती। वो दिन पर दिन कमजोर हो रही थी, हर पल खोई खोई सी रहा करती थी। न ढंग से खाना पीना खाती, न आराम करती। बेटा भी कभी कभी कुछ सोच निगाहों से उसको देखता। मैंने कोशिश की अगर कोई बात बहू को परेशान कर रही है तो वो मुझे हमराज बना ले, मगर वो मुझे कुछ न बताती, बस कहती कि मैं यह बच्चा पैदा नहीं करूंगी। बहू को 19 से हुए 5 माह पूरे हो गए थे। मैंने डॉक्टर से उसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि माँ को किसी किस्म का जहनी दबाव है, जिसकी वजह से बच्चा भी खतरे में पड़ सकता है। बेहतर होगा कि माँ को सुकून और आराम दें ताकि बच्चों और माँ दोनों की सेहत अच्छी हो सके। मैं यह बात सुनकर मैं हैरान थी कि आखिर मसला क्या है। मेरा बेटा तो उसका बहुत ख्याल रख रहा है, जबरदस्ती हर दूसरे तीसरे दिन मसाज भी करवा कर ले आता है ताकि माँ और बच्चा सेहतमंद रहे। खैर डॉक्टर की सलाह के मुताबिक मैं बहू को लेकर सीधे मार्केट चली गई और बच्चे की शॉपिंग बहू की पसंद से करवाने लगी और साथ साथ उसको जांचती नजरों से उसे देखती रही। वह हर खिलौना और हर कपड़ा लेते हुए उदास होने लगती। शाम को जब मैं घर लौटकर आई तो दिल ही दिल में यही सब सोचकर परेशान थी कि अगली सुबह फिर से बेटे ने पार्लर जाने का ऐलान कर दिया और मैंने फौरन अपनी बहू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से बहुत परेशानी दिख रहे थे। 10 बजे के करीब हम सब पार्लर पहुंचे और वहां पर वो ही लड़की जो पहले ही तैयार खड़ी थी कि मेरी बहू का मसाज उसी को करना है, वो अजीब अंदाज में हमसे मिले। एक खाली कमरे की तरफ बहू को इशारा करते हुए खुद वहां से चल पड़ी। बेटे ने बहू को जाने का कहा तो वो फिर से वैसे ही रोने लगी कि वो मसाज नहीं करवाना चाहती। उसकी आंखें भी तेजी से भीगने लगी और मुझे शक हुआ कि कुछ तो है कि मेरी बहू यहाँ पहुंचकर ज्यादा परेशान हो जाती है। बहू को अंदर भेजा तो बेटा मुझे इंतजार करने का कहकर किसी काम से ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। मैंने ये मौका का फायदा उठाया और दबे कदमों उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं करीब पहुंची तो हल्की हल्की बातों की आवाजें आने लगी। मैंने दरवाजे को हल्का सा खोलकर अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरी बहू सिसक सिसक कर रो रही थी क्योंकि वहां पर तो उसका मसाज नहीं बल्कि उसके साथ मेरा ताल्लुक भागलपुर के करीब एक पास इलाके से है। मैं, मेरा बेटा और पति खुशी खुशी रहा करते थे। मेरी इकलौती ननद भी शादीशुदा और अपने घर वाली थी। वह बहुत अच्छी और सुलझी हुई थी, किसी के साथ घुल मिलकर रहने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली और शरीफ सी वो लड़की मुझे पहले ही दिन से बहुत अच्छी लगती थी। मेरी शादी के 3 साल बाद उसकी शादी हुई थी, मगर इन 3 सालों में मजाल है कि उसने कभी कोई लड़ाई शिकायत की हो। शादी के 1.5 साल बाद पैदा होने वाले भतीजे के साथ हर वक्त वो चिपकी रहती। फिर उसकी शादी हुई तो वह दूसरे शहर चली गई, मगर मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती थी। मैंने सोच लिया था कि उसकी बेटी पैदा हुई तो उसे अपनी बहू बनाऊंगी और अब मुझे जल्दी लगी थी कि कब वो बच्ची इस दुनिया में आए और मैं उसे अपनी बहू बनाऊं। ये सब मैंने अपने दिल में बस रखा था। वक्त से पहले मैं किसी को भी अपनी सोच में शामिल नहीं करना चाहती थी। खुदा खुदा करके 2 साल बाद मेरी ननद खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। मैं बहुत खुश हुई और सेहत और सलामती के साथ बच्चे की सेहत के लिए दुआएं मांगने लगी। जब 9 माह पूरे हो चुके
और वो अस्पताल पहुंची तो कुछ घंटों के बाद मिलने वाली सूचना से मुझे अच्छा मायूसी हुई थी, क्योंकि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई थी। हर कुछ दिन के बाद मैंने खुद को यह कहकर समझाया कि चलो अगली बार ही सही, मगर मेरा इंतजार बदल गया और 5 साल बाद उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने हानिया रखा। तब मैंने ऐलान कर दिया कि मैं हानिया को ही अपनी बहू बनाऊंगी। उसको मैं अपने बेटे जावेद के लिए लूंगी। पति ने पहले कहा कि वह बहुत छोटी है, मगर मेरी जिद पर सब मान गए। जब ये दोनों बच्चे जवान हुए तो मैंने मंगनी की रस्म की बात की। हानिया तो खामोश रही, मगर जावेद बुरी तरह बिगड़ गया। उसका कहना था कि उसने कभी हानिया को इस नजर से नहीं देखा, उसे इस रिश्ते से साफ इनकार है। मैंने भी जिद कर ली कि पढ़ाई पूरी करके जैसे ही जावेद की नौकरी लगेगी, तब मैं उसकी मर्जी की फिक्र किए बिना उसकी शादी हानिया से कर दूंगी। सारी तैयारियां मैंने बहुत खुश होकर की थी, जबकि बेटा इस दौरान बिल्कुल बिना मतलब घूमता रहा। अगर कभी मैं कुछ दिखाकर उसकी राय जानना चाहती तो वो कह देता कि मेरी इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में महसूस करके रह जाती, फिर हर बार उसके बात को कान पर से मक्खी की तरह उड़ा देती। आखिर वो दिन भी आ गया जब हानिया बहू बनकर मेरे घर आ गई, और मेरा पति तो बेहद खुश थे। हानिया की सूरत में हमें बहू और बेटी एक साथ मिल गई है, मगर बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना वास्ता देकर उसको बहू के पास भेजा था। अल्लाह अल्लाह करके वलीमा गुजरा और 1 हफ्ते के बाद हुई बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मेरा बेटा लाख बुरा सही मगर बदतमीज नहीं था। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। दावतों का सिलसिला थमा तो हमारे कहने पर हानिया को घुमाने के लिए ले गया था। 15 दिन बाद वो घूम फिर कर और ढेर सारी शॉपिंग करके वो दोनों घर पहुंचे तो कहने लगा कि अब अपनी बहू को संभाले, मेरी छुट्टी खत्म होने को है, अब मैं पूरा दिन आराम करूंगा और परसों से ड्यूटी पर जाना है। मैंने बहू को ढेर सारा प्यार किया और साथ ही बिठा लिया और उसे पूछने लगी कि तुम दोनों कहाँ कहाँ गए थे, क्या कुछ देखा, एंजॉय किया या नहीं, मौसम कैसा लगा था। मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया, शॉपिंग कितनी की है। फिर एक दिन संडे को खीर पकाई की रस्म भी की और फिर बकायदा मेरी बहू ने किचन में काम करना भी शुरू कर दिया। हमारे घर का रिवाज था कि सारे काम भले किसी से करवा लो, मगर औरत को अपना किचन खुद संभालना चाहिए, इससे घर वालों के दिलों में इज्जत पैदा होती है। सो किचन का सारा काम यानी नाश्ता, खाना, चाय पानी, ये सब मैं खुद ही देखा करती थी। पूरे घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह ये सब करने के लिए 2 औरतें आती थी। हानिया को खाना बनाना सिखाना था, सो हर रोज हमें कुछ न कुछ नया बना रहे होते थे। कभी बिरयानी, कभी कभी कोरमा, तो कभी सूजी का हलवा। मेरे घर में खूब रौनक लगी हुई थी। मैंने जिस नियत से सुम्बुल की बेटी को बहू बनाया था वो पूरी हो गई थी। मुझे यकीन था कि उनकी बेटी भी उसी जैसी ही होगी। इसी वजह से हमारे घर में रौनक लगी रहती थी। पति भी हर वक्त मेरे फैसले को दाद देते हैं। बेटा भी वक्त के साथ बहुत खुश तो नहीं मगर काफी इत्मीनान हो गया था। इसी सुकून से अंदाज पर वक्त गुजरने लगा और 1.5 साल गुजर गया। अब मैं दिल ही दिल में नन्हे मेहमानों के इंतजार में थी। दुआ भी करती कि जल्द से मेरे घर में भी यह खुशखबरी आए। तभी 3 माह गुजरे थे कि हानिया ने खुशी भी हमें दे दी थी। एक दिन जब हम कोफ्ते बनाने के इरादे से किचन में पहुंचे और मैंने कीमा फ्रीजर से निकाल कर रखा और बहू के साथ बैठकर मसाले तैयार करने लगी, तभी अचानक मेरी बहू की तबीयत खराब हो गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की। मैं भी चूल्हा बंद करके उसके पीछे किचन में कमरे तक पहुंच गई। जब वो बाथरूम से बाहर निकली तो उसका रंग फीका पड़ गया था। मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया और डॉक्टर को बुलाने लगी। वह बेहोश हो गई थी। मैंने घबराते हुए अपनी बेटियों की मदद से हानिया को गाड़ी में डाला और ड्राइवर के साथ उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने फौरन जांच किया और ड्रिप लगा दी। मैंने फौरन डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है, दरअसल आपकी बहू का शुगर लेवल लो हो गया था, तभी वह बेहोश हो गई है और इस हालात में ऐसा ही होता है। मैंने सुख का सांस लिया कि घबराने की कोई बात नहीं, मगर फिर चौंकते हुए डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो बोली, आपकी बहू 19 से है, इसलिए उनका शुगर लेवल लो हो गया था। मैंने इनके लिए विटामिन और दूसरी मेडिसिन लिख रही हूँ।
यह बाकायदा से इस्तेमाल करवाएं और फिर हर महीने ही चेकअप के लिए लाइएगा। ज्यादा से ज्यादा ताजा फल वगैरह खिलाएं। मैं डॉक्टर के सामने तो सुकून से बैठी रही थी, मगर ये खबर सुनकर तो मेरा खुशी से बुरा हाल हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी किस तरह मनाऊं। फिर कमरे में पहुंचकर मैंने पति और बेटे को कॉल करके अस्पताल में बुला लिया। जब वो पहुंचे तो मैंने उन दोनों को एक साथ ही खुशखबरी दी। मेरा बेटा तो खुशी के मारे मेरे गले लग गया और फिर मुझे गोल गोल घुमाने लगा और बाप के रोकने पर ही रुका। मैं चकराते सर के साथ करीबी बेंच पर बैठ गई, मगर मैंने देखा कि वह इतना खुश होकर भी किसी गहरे सोच में लग रहा था। खैर, मैंने इसको अपना वहम समझकर सर झटक दिया। उसके बाद हम सब एक साथ ही मिठाई और फल वगैरह लेकर घर पहुंचे। तब मेरी बेटियां सलमा और जुबैदा भी हमारे चेहरों से हमारी खुशी जान गए थे और मुबारकबाद देने लगे। अब तो मैं हरदम अपनी बहू के आसपास मंडराती रहती। उसके ख्याल के लिए मैंने एक लड़की भी रख ली थी, जो उसको वक्त पर जूस और फल काट कर देती रहती। मैं खुद भी खाना वगैरह बनाने के अलावा बाकी का वक्त उसके पास मौजूद रहती और जब मेरा बेटा वापस आ जाता तो उसकी बीवी उसे सौंप कर 2 घड़ी चैन से बैठ जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मैंने 2-3 बार नोट किया कि मेरा बेटा अब किसी गहरी सोच में गुम बैठा है। जाने कौन से ताने बाने मिला रहा है। मैंने पूछा तो कहने लगा कि नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं भी इत्मीनान हो गई कि खैर ये सब तो जिंदगी में चलता है। और यूं ही वक्त गुजरने लगा। मैं हानिया का हर तरह से ख्याल रखती और उसे बकायदा किसी डॉक्टर के पास भी महीना पूरा होते ही लेकर जाती। 2 माह पूरे हो गए। एक रोज मेरी बहू ने मुझे कहा कि मैं ये बच्चा गिराना चाहती हूँ। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसे डांट दिया, मगर वो रोने लग गई और उसने मुझे कोई बात न बताई। अगले रोज जावेद ने कहा कि वह हानिया को पार्लर लेकर जाना चाहता है, ताकि पार्लर वाले हानिया को मसाज वगैरह करे। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, ले जाओ। मगर हानिया कहने लगी कि मम्मी आप भी मेरे साथ चलें। तब मैं भी तैयार होकर उसके साथ चली गई। वहां पहुंचकर जब जावेद ने हानिया को एक कमरे में भेजा कि मसाज करवा लो, वो तो खामोशी से अंदर चली गई और जावेद कहने लगा कि यहाँ मसाज बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मुझे भला क्या एतराज होना था। हम ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने में मसरूफ हो गए थे। करीब पौने घंटे के बाद हानिया कमरे से बाहर आई थी और हम घर आ गए थे। ऐसा हर दूसरे या तीसरे रोज होने लगा। जावेद सुबह को या शाम को हमें पार्लर लेकर चला जाता। पार्लर वाली हानिया को लेकर अंदर कमरे में चली जाती, मगर हर बार हानिया घबराई हुई उसी कमरे से बाहर आते ही रफ्ता रफ्ता ये घबराहट उदासी में और फिर बेहद परेशानी में ढलती चली गई। मैं परेशान थी कि आखिर की क्या बात है कि बजाय खुशी होने के हानिया बहुत कमजोर और परेशान होती जा रही है। तब मैं शक में पड़ गई और हर बार पहले से ज्यादा कोशिश भी की कि इस सब के पीछे असल राज मालूम कर सकूं। मैं तो समझी थी कि यह कोई छोटी मोटी बात है, मगर मैं क्या जानती थी कि बात बहुत बिगड़ चुकी थी। खैर, एक दिन जावेद हमें पार्लर छोड़कर चला गया। पार्लर वाली मेरी बहू को कमरे में ले गई। मेरी बहू बहुत परेशान थी। मैं दबे आवाज कदम उठाती कमरे के करीब गई तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे हानिया सिसक रही हो। मैंने दरवाजा हल्का सा खोला तो मुझे पार्लर वाली लड़की की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हानिया लड़की से किसी बात पर मिन्नतें कर रही थी, जो हर बार उसका मसाज करती थी और वो जवाब में मेरी बहू को धमका रही थी। मैं हैरान थी कि यह लड़की मेरी बहू को धमका क्यों रही है। इसकी जरूरत कैसे हुई कस्टमर से ये सब करने की। तभी वो लड़की जो बोली वो सुनकर मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो लड़की मेरी इकलौती बहू को धमका रही थी कि वो और जावेद एक दूसरे को चाहते हैं और हानिया उनके दरमियान रुकावट है और अब उसको उनके दरमियान से हट जाना चाहिए, ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। मगर बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। वो तो यह भी कह रही थी हानिया को अपना बच्चा गिरवाना होगा। जब वो दोनों साथ नहीं होंगे तो इस बच्चे को कौन पालेगा।
वो लड़की हानिया को यह धमकी भी दे रही थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से भी मार डालेगी। उफ खुदाया, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां, वो भी इसको जो इतनी कमजोर दिल की मालिक थी, जो अपने दुख और मुश्किलात सिर्फ खुद तक ही रखने की आदी थी। तभी पिछले महीने जब वो जांच के लिए गई थी, तब डॉक्टर ने उसे किसी जहनी दबाव की वजह से मुझे कहा था कि उसे खुश रखा करें। और मेरी बहू भी उस लड़की से डरकर मुझे कहती कि वे बच्चा गिराना चाहती हूँ। मुझे अब मालूम हुआ था कि ये सब उस लड़की की साजिश है और मेरा अपना बेटा उसके साथ मिला हुआ है। मगर वो यही नहीं जानता था कि हानिया जैसी हमसफर को छोड़कर वो सारी जिंदगी पछताएगा। वह लड़की जावेद को कहती थी कि तुम्हारे बच्चे को मैं सगी माँ की तरह पालूंगी, जबकि वह हानिया को कहती कि तुम इस बच्चे को पैदा ही मत करना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपने हाथों से मार डालूंगी। हम घर पहुंचे तो मैंने फिर एक नए मसले पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कई दिन तक लगातार सोच विचार करने के बाद एक दिन सुनहरी मौका पाकर मैंने हानिया को अपने दोस्त के पास भेज दिया, जो वेलफेयर चलाती थी। वहां औरतों में उसका दिल बहल गया और वो सुरक्षित भी हो गई। घर आकर मैंने रोना शुरू कर दिया और सबको बताया कि मैं हानिया को अस्पताल लेकर गई थी, मगर अचानक तबीयत खराब होने की वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जाने कौन से गम था मेरी बच्ची को कि उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। हमारा इतना ख्याल रखने के बावजूद वो खुद को इस आफत से न बचा सकी और बच्चे समेत उसकी मौत हो गई। मेरा बेटा तो यह सुनकर पागल होने लगा, बार बार यही दोहराने लगा कि यह कैसे हो सकता है, यह नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे की खातिर बेताब हो रहा था, जबकि मैं दुखी हो रही थी कि मेरा बेटा इतना खुदगर्ज कैसे हो गया। उसको अब भी अपनी औलाद की फिक्र है, मगर बीवी की नहीं। 2 दिन हमें रोते धोते और शोक मनाते गुजर गए। तीसरे दिन वो पार्लर वाली लड़की हमारे घर आ गई, मेरे बेटे को सब्र दिलासा देने लगी और इस हादसे पर अफसोस करने लगी, जबकि मैं देख रही थी कि वो कितनी खुश हो रही थी कि चलो अपने आप ही दोनों से जान छूट गई। और यही सब वो गलती से हौसला देते देते जावेद के सामने भी कह गई कि अच्छा हो गया माँ और बच्चा दोनों ही मर गए, वरना मैं इस बच्चे को खुद ही मार देती। वैसे भी देखो, माँ के बाद इस बच्चे को कौन संभालता। यह सुनना था कि जावेद तो हत्थे से उखड़ गया और उस लड़की को मेरे कुछ कहने से पहले ही खुद ही धक्के मारकर घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। मैंने भी बेटे को आईना दिखा दिया कि ये थी तुम्हारी पसंद, जिसकी खातिर तुमने इतनी अच्छी बीवी हानिया को तलाक देने वाले थे। तुमने एक बार भी न सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। यह भी न सोचा कि हमारा क्या होगा। तुम इतने खुदगर्ज हो कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना मौका देखा। अब सारी जिंदगी पछता कर गुजारना, और मैं भी कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। यह कहते हुए मैं बुरी तरह रो पड़ी और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। और वो बेचारा अपना गम भुलाकर कई दिन तक मुझे मनाता रहा। तब कहीं जाकर मैंने उसे माफ किया, मगर हानिया के लिए अभी उसको अफसोस होते रहने दिया। मैंने सोचा जितना ज्यादा अफसोस कर लेगा उसके लिए अच्छा है, मेरी बहू की कदर उतनी ही बढ़ जाएगी। अब वह हर वक्त उदास उदास घूमता। अब उसे हानिया की याद सताने लगी थी। मैंने उसको रातों को उठ उठकर अपनी बीवी के लिए रोते देखा था, जबकि मैं खुद अकेली हानिया से मिलने गई थी। एक शाम को जब मैं भी वहीं पर मौजूद थी, हानिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं पोते को देख जैसे दोबारा से जी उठी थी। अपने बेटे को सजा नहीं देना चाहती थी। फिर मैंने बेटे और अपने पति को इस एड्रेस पर बुला लिया। वो दोनों बाप बेटा दौड़े दौड़े आए कि शायद मुझे कुछ मसला हो गया है, क्योंकि मैं रो रही थी। जब वो पहुंचे और जावेद ने हानिया को देखा तो वह इतना बेयकीन हो गया था कि हमसे पूछने लगा कि यह मुझे क्या हो गया है, मुझे हानिया क्यों दिखाई दे रही है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि हानिया जिंदा है और उसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है। तब मैंने जावेद से वादा कर लिया कि अब कभी जिंदगी में वो किसी दूसरी औरत की तरफ दिखेगा भी नहीं और हानिया को कभी तलाक नहीं देगा। जावेद को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने हानिया और मुझसे माफी मांग ली। हमने उसे माफ कर दिया था। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं और हम सब एक साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।